General students, we are going to continue our lecture series of class 10 civics where we are studying the chapter political parties. And in this lecture, we are going to study about how many parties should we have. So as you can see in the slide, it is written that any one of us, any citizen of India is free to form political parties. Obviously, there are certain criteria for being eligible, but most of us are eligible for forming political parties, and that's why we have 750 parties which are registered with the Election Commission in India. Although these all parties are not major parties and there are only a few parties of them which are serious contenders in elections, it means कि हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति जो है पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म कर सकता है, और यही कारण है कि हमारे यहाँ 750 से ज़्यादा पार्टियाँ इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड हैं। हालांकि ये सारी पार्टियां मेजर पार्टीज नहीं होती हैं, ये सारी पार्टियां महत्वपूर्ण नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। इनमें से कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो कि सीरियस कंटेंडर्स होती हैं, कुछ ही ऐसी पार्टियां हैं जो कि सीरियस कंटेंडर्स होती हैं इलेक्शंस में। सीरियस कंटेंडर्स का मतलब जिनके चांसेस ऑफ विनिंग होते हैं इलेक्शंस में। बाकी छोटी मोटी पार्टियां हैं जो कि कुछ सीटें अगर जीत जाती हैं, वो भी लोकल इलेक्शंस में, लाइक विधानसभा में एक आध सीटें जीत गई, या फिर लोकल पंचायत वगैरह के इलेक्शंस में उन्होंने अपना एक अगर बेस बनाया हुआ है तो पंचायत में कुछ सीटें जीत गए। इस तरह से होता है। बाकी most of them are not very prominent parties and they are not serious contenders in elections. Now let us understand about what are the various party systems that are available or prevailing in world, और जो इम्पोर्टेंट वर्ल्ड डेमोक्रेसीज हैं, दुनिया की जो इम्पोर्टेंट डेमोक्रेसीज हैं, वहाँ पर कौन कौन से पार्टी सिस्टम्स देखने को मिलते हैं। पहले इसको समझ लेंगे तो हम इस क्वेश्चन का आंसर बेहतर तरीके से दे पाएंगे कि कितने पार्टीज होनी चाहिए। तो पहला जो सिस्टम है दैट इज सिंगल पार्टी सिस्टम। ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट्स, इसमें केवल एक ही पार्टी होती है जो कि कंट्री को गवर्न और कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल चाइना, जहाँ पर कि कम्युनिस्ट पार्टी इज द ओनली पार्टी, उसी के पास पावर्स होती हैं, वही सरकार को चलाते हैं। ऑल्दो देयर आर मेनी कंटेंडर्स विच very many candidates which contend elections from the same party, but power उसी पार्टी के पास ही रहती है। जाहिर सी बात है ये डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में ज़रूरी है दैट द पीपल मस्ट हैव चॉइसेस। उनके पास चॉइस होनी चाहिए ताकि अगर कोई पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही हो तो दूसरे को इलेक्ट कर सकें, दूसरी पार्टी को मौका दे सकें। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, छोटी मोटी पार्टियां हैं यहाँ पर लोकल लेवल पर, लेकिन नेशनल लेवल पर कोई भी बड़ी पार्टी नहीं है। सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो काम करती है, और बहुत सी जो छोटी पार्टियां हैं भी रीजनल, वो कम्युनिस्ट पार्टी की सब यूनिट्स ही होती हैं ज़्यादातर। तो कह सकते हैं कि देयर इज ओनली वन पार्टी सिस्टम इन China and many other countries also, but we are giving an example which is written in your book and which is important for your exam. Now टू पार्टी सिस्टम, इसमें भी नाम से ही पता चल रहा है कि दो पार्टियां ही होती हैं, और यूके और यूएस दोनों ही इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसीज हैं जहां पर कि टू पार्टी सिस्टम फॉलो किया जाता है। तो टू पार्टी सिस्टम में क्या होगा, द पावर इज मेनली शेयर बिटवीन दीज टू पार्टीज। कभी कोई एक पार्टी जीत गया, कभी दूसरा पार्टी जीत गया, यही होता है। नो थर्ड पार्टी गेट्स अ चांस टू पार्टिसिपेट इन टू होल्ड द पॉलिटिकल पावर एंड रन द गवर्नमेंट। दो पार्टियों के बीच में ही शिफ्ट होता है, कोई तीसरी पार्टी नहीं होती जिसको मौका मिले कि हाँ वो पावर को होल्ड करे और कंट्री को रन करे। ये डेमोक्रेटिक कहा जा सकता है क्योंकि एटलीस्ट देयर आर चॉइसेस फॉर द पीपल। तो कम से कम लोगों के पास एक चॉइस तो है, तो ये कह सकते हैं कि हाँ ये डेमोक्रेटिक है। जैसे अगर यूके की बात करें तो यूके में हमारी जो दो पार्टियां हैं उनमें एक पार्टी हमारी जो है वो है लेबर पार्टी, है ना। और यूएस में इसी तरीके से जो पार्टियां हैं उसमें एक है डेमोक्रेटिक पार्टी, एक है रिपब्लिक पार्टी। तो कहने का ये मतलब है कि इन कंट्रीज में और इसके अलावा भी बहुत से कंट्रीज हैं जहाँ पर कि टू पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको केवल कंट्रीज का नाम लिखना होगा, पार्टीज का नाम नहीं पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया जाता है तो आप यूएस का या यूके के एग्जाम्पल लिख सकते हैं। यूएस में आप रिपब्लिक पार्टी
और डेमोक्रेटिक पार्टी लिख सकते हैं, और यूके में आप लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है मल्टी पार्टी सिस्टम, जो कि हमारे यहाँ अब प्रिवेलिंग है। इंडिया इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो मल्टी पार्टी सिस्टम, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि मोर देन 2 पार्टीज होंगे, और कोएलिशन गवर्नमेंट इसमें अक्सर देखी जाती है कि कोएलिशन गवर्नमेंट्स फॉर्म होते हैं, क्योंकि देखो ढेर सारी पार्टियां हैं, तो वोट्स जो होते हैं वो बट जाते हैं पार्टियों के बीच में। और जो मेजॉरिटी का जो आंकड़ा चाहिए, मेजॉरिटी की जो नंबर ऑफ सीट्स चाहिए, वो किसी एक पार्टी को नहीं मिल पाता है, ज्यादातर समय ऐसा देखा जाता है। तो इस केस में क्या होता है, पार्टीज एक दूसरे पार्टीज के सपोर्ट से ही गवर्नमेंट बना पाते हैं। मतलब जो बड़ी पार्टियां हैं, उनको छोटी छोटी पार्टीज से भी सपोर्ट लेना पड़ता है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। तो ये यहाँ पर एक अच्छी बात भी कह सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी है तो वेरियस ग्रुप्स हैं हमारे यहाँ, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वेरियस हमारे यहाँ क्या चाहिए, पार्टीज चाहिए, और उनका आपस में मिलकर के पावर को शेयर करना इज अ गुड सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी, कि सभी लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनको मौका मिलता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज में अफेक्ट करने का, उसको इन्फ्लुएंस करने का, और गवर्नमेंट की पावर को शेयर करने का। हमारे यहाँ जैसे कोएलिशन गवर्नमेंट्स की हमने बात करी, तो देखा जाता है कि 1991 के बाद से लगातार ऐसा हुआ है कि हमारे यहाँ कोई भी मेजॉरिटी की गवर्नमेंट नहीं बनी, मतलब कि ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं बनी है जो कि मेजॉरिटी सीट्स जीत करके बनी हो, यानी कि 272 प्लस सीट्स किसी ने जीता हो। 2014 के बाद ये चीज़ जो है देखने को मिली दोबारा से, कि वहां पर एक पार्टी ऐसी आई जिसने की 272 से ज्यादा सीटें जीती और बहुमत से सरकार बनाया है। बाकी 90s में और 2000 यानी कि 21st सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में ऐसा ही रहा है कि जितनी भी गवर्नमेंट्स बनी हैं वो अलायंस की गवर्नमेंट थी, वो कोएलिशन गवर्नमेंट्स थी। जैसे कि हमारे यहाँ अगर अलायंस की बात करते हैं, अलायंस क्या होता है, अलायंस मतलब कि पार्टीज का एक ग्रुप बना होता है जो कि लगभग सिमिलर आइडियोलॉजीज को शेयर करते हैं, और इस वजह से वो मिलकर के काम कर सकते हैं, तो इसलिए वो एक ग्रुप बना लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये आपका जो है बीजेपी लेड अलायंस है। इसका जो हेड, जो सबसे बड़ी पार्टी है इसमें, वो है बीजेपी। इस तरह यूपी है, यूनिवर्सल प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कि कांग्रेस लेड एक अलायंस है। इसमें सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे यहाँ प्रिवेलिंग है, और ये एक अच्छा डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है पार्टी का। नाउ द क्वेश्चन अगेन, विच पार्टी सिस्टम इज बेस्ट? ऑब्वियसली ये डिपेंड करेगा बहुत से फैक्टर्स पर, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट सिचुएशंस है, डिफरेंट डेमोग्राफिक, सोशल और कल्चरल कंडीशंस हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके डेमोग्राफिक, सोशल और कल्चरल कंडीशन कैसे हैं। डेमोग्राफिक का मतलब कि यहाँ पर पॉपुलेशन जो है उसका कॉम्पोजिशन कैसा है। क्या आपके यहाँ एक ही एथनिसिटी के लोग रहते हैं? क्या आपके यहाँ एक ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं? क्या आपके यहाँ एक ही रेस के लोग, एक ही कास्ट के लोग रहते हैं, एक ही रिलीजन के लोग रहते हैं? तो अगर ऐसा है तो आप एक वन पार्टी सिस्टम ले सकते हो, जैसा कि चाइना में है। वहां पर मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम द सेम एथनिक ग्रुप्स, उनके यहाँ सेम लैंग्वेज, सेम एथनिक ग्रुप्स हैं, सेम कल्चर है, तो वो रख सकते हैं। और अगर अमेरिका और यूके की बात करें तो देयर आर टू मेजर क्लासिफिकेशन या कैटेगरीज ऑफ पीपल, तो वो दो पार्टी सिस्टम रखते हैं। टू बेसिक आइडियोलॉजीज आर प्रिवेलेंट देयर। बट हमारे इंडिया में जो हमारा डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन है और जो सोशल और कल्चरल कंडीशंस है, उसमें डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के लोग रहते हैं। तो हमारे यहाँ ये ज़रूरी है दैट वी शुड हैव अ पार्टी सिस्टम विच रिप्रेजेंट्स ऑल ऑफ दीज ग्रुप्स। इसलिए हमने मल्टी पार्टी सिस्टम अडॉप्ट किया है। तो इंडिया के लिए कौन सा बेस्ट होगा? तो मल्टी पार्टी सिस्टम होगा, बिकॉज वी हैव अ डाइवर्स पॉपुलेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दीज ग्रुप्स इज पॉसिबल ओनली थ्रू द मल्टी पार्टी सिस्टम। नाउ द पार्टी सिस्टम इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये कोई बनाता नहीं है, बल्कि ये अपने आप इवॉल्व होता है समय के साथ। जैसे कि डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल जो डिफरेंट कास्ट के लोग हैं,
डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, उनके बीच से कुछ लोग अपनी पार्टी बना लेते हैं उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए, और इस तरीके से करते करते जितने ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप्स होंगे उतनी ज़्यादा पार्टी होंगी। ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर यही है। एंड दिस इज इट फॉर टुडे। वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग लाइव क्लासेस में पूछ लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय नारायण।